सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना काल से जूझते भारत में एक बार फिर दो हिंदुस्तान बन गए हैं। एक बार फिर इसलिए कि समय समय पर वर्ग विभेद की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, पर कोरोना काल में यह विभाजन कुछ ज्यादा ही व्यापक स्वरूप में हमारे सामने देखने को आ रहा है। मुसीबत के दौर में देश के ये दो चेहरे हालात से निपटने में हमारी कमजोर तैयारियों और संवेदनशील मुद्दों पर बटी सोच को दर्शाते हैं। एक तरफ जहां विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विमान भेजे जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, वहीं देश के लाखों मजदूर अपने घर लौटने के लिए सैकड़ों मीलों की दूरी पैदल नाप रहे हैं। योजना के तहत सेना के विमानों से कोरोना अस्पतालों पर फूलों की बरसात कराई जाती है, लेकिन मजदूरों को लाने के लिए एयरलिफ्ट कराने पर केंद्र ने अभी तक कोई विचार तक नहीं किया है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में मजदूरों को लेकर जो कुछ खर्च हो रहा है, उसको लेकर भी रस्साकशी चल रही है। मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, घिसट रहे हैं, और इसके बीच में हमारी तमाम सरकारें केवल कर रही हैं तो सियासत। कुछ मोर्चों पर काम ठीक भी हो रहा है, लेकिन जब इन हजारों लाखों मजदूरों को हम सड़क पर उतरे हुए देख रहे हैं तो फिर वो तमाम काम काफी गौण महसूस होने लगते हैं। इस विसंगतियों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। उम्मीद रखेंगे कि वो राजनीतिक दलों की परिधि से बाहर निकलकर इस सामाजिक विषमता के संदर्भ में खुलकर बात करेंगे। लेकिन हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का जो विचार सूत्र है वो ये कहता है कि अपुत्रस्य ग्रहम शून्यम दिशा शून्यास्त बांधवो मूर्खस्य हृदयम शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रतो। अर्थात बिना संतान के घर सूना है, बिना बंधु बांधवों के दिशाएं सूनी है, मूर्ख का हृदय सूना है, लेकिन दरिद्रों का सब कुछ सूना है। यह अमर कथन चाणक्य ने तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व लिखा था। लेकिन अगर हम आज के समय पर दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि जो उस समय सही था आज भी कमोवेश वही सही है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 के पार जा रहा है। ऐसे विसंगति के दौर में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि करने के लिए कहां जाएं, किस तरीके से जाएं। यह हमारे सामने विषमता है। सबसे बड़ी विषमता इस बात को लेकर है कि बड़ी संख्या में मजदूर सड़क पर है, अपनी रोजी छीनने से, अपनी रोटी छीनने से, अपनी छत छीनने से वह अजीबोगरीब स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा है। और इस समय पे विभाजन 3 रूपों में दिख रहा है। एक ब्रह्मदेव शर्मा लेखक है, उन्होंने कहा कि 3 किस्म का हमारा देश है, एक इंडिया का, एक भारत का और एक हिंदुस्तान का। इंडिया वो है जो इस संक्रमण काल में अपने अपने घरों में बैठा है, लैपटॉप पे उसकी उंगलियां चल रही हैं, नौकरी का इंतजाम उसने वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से ढूंढ रखा है, वह किसी को आने जाने नहीं देना चाहता है। चाहता है तो केवल इतना कि जो भारत या हिंदुस्तान में रह रहे लोग हैं वो उसके लिए दारू की बोतलें ले आएँ, वो उसके लिए साग सब्जी ले आएँ, वो उसके लिए बाकी इंतजाम कर दें और बाकी अपने हाल पर रहें। दूसरे भारत में रह रहे वो तमाम गांव कस्बे में लोग हैं जो ये देखकर बेचैन हैं कि ये मजदूर वापस क्यों आ रहे हैं, और ये जो आ रहे हैं अपने साथ में कई बीमारियां तो नहीं ला रहे हैं। ये उनकी बेचैनी है। और तीसरा वो हिंदुस्तान है जो बेबस है, सड़क पर है, तड़फ रहा है, खाली पेट है, खाली हाथ है, और हम इन विसंगतियों पर ही बात करने जा रहे हैं। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रहे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक। तो वही मध्य प्रदेश से अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने वाले मुकेश नायक जी हमारे साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध मजदूरों की आवाज बादल सरोज भी हमारे साथ इस मौके पर खास तौर पर मौजूद है। वही हमारे साथ में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा जी भी हमारे साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं। और खास तौर पर हमारे साथ आज संपत सिंह जी भी जुड़े हैं जो हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा नाम है, वित्त मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और जिस सामाजिक विषमता पर चर्चा करना चाह रहा हूं उसमें पहली बात मुकेश नायक जी से करना चाहता हूं। और मुकेश नायक जी से मैं जानना चाहता हूं कि मुकेश नायक जी, ये जो दृश्य देश का देख रहे हैं, कोई शर्मिंदगी हम सबके लिए, कोई पीड़ा हम सबके लिए, कोई अफसोस हम सबके लिए। जिस देश में महात्मा गांधी जैसी महान विभूति हुई, तकरीबन 100 साल पहले उन्होंने अपने सारे कपड़े त्याग के केवल एक धोती महज इसलिए पहन ली
कि उन्होंने एक महिला को देखा था जिसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। कमोवेश वह दृश्य आज पूरे देश में राजमार्गों पर दिख रहा है। मजदूर हैं, पैर में चप्पल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, हाथ में काम नहीं है। इस दृश्य को देखकर मुकेश नायक का संवेदनशील मन क्या कहता है? देखिए, जो सबसे पहले आपने बात कही थी कि भारत के जनमानस को जो आपने 3 भागों में विभाजित किया, और फिर अभी जो आपने कहा सामाजिक विषमता, बहुत लंबे समय से आर्थिक गैरबराबरी की बढ़ती हुई खाई, और आज ये कोरोना के संकट में जिस तरह की अमानवीय दुर्दशा हमने मजदूरों की देखी, अपने जीवन काल में हमने श्रमिक वर्ग की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। एक शब्द है डिग्निटी ऑफ लेबर। आप देखिए कि एक एक कमरे में, महानगरों में 10 बाई 10 के कमरे में 20-20 मजदूर रह रहे हैं। पहले डे शिफ्ट करते थे, नाइट शिफ्ट करते थे, तो आधे आधे भागों में बंट जाते थे, 10-10 लोग होते थे। अब वो 20 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। एक एक संडास को 100-100 लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। तनख्वाहें नहीं है, खाने के लिए उपभोक्ता सामग्री नहीं है। एक मन में असुरक्षा और बेचैनी है। महिलाएं और बच्चे भी उनके साथ रुके हुए हैं। आज आप इस देश के किसी भी हाईवे पर चले जाइए, आपको साइकिलों पर, पैदल, ठेलों पर, बसों की छतों पर लदे हुए मजदूर आपको मिल जाएंगे। एक 1000 किलोमीटर चलते हुए मजदूरों को पुलिस भी डंडे मार रही है। बीमारी के कारण डिस्टेंस मेंटेन लोग कर रहे हैं, डर के कारण उनके नजदीक नहीं जा रहे हैं। भोजन की व्यवस्था नहीं है और पेड़ों के नीचे मजदूर सो रहे हैं। जो ट्रेनों में अभी पिछले 7-8 दिन से मजदूरों को भेजना शुरू किया है, उसमें जो ट्रेन 1200, 1000, 800 किलोमीटर जिनके स्टॉपेज नहीं है, अगर चार परिवार में सदस्य हैं, उनको 2-2 पानी की बोतल और कहीं खाना मिला, कहीं नहीं मिला। यानी हम भोपाल में एक मजदूर का हमने वीडियो देखा, इतना द्रवित करने वाला था कि छोटा बच्चा साथ में लिए है, खाना खत्म हो गया है, दिन भर से खाया नहीं, तो उसने चावल पानी की बोतल में भरे, और जब चावल गल गए तो वो अपने बच्चे को वो गले हुए चावल खिला रहा, बिना पके हुए चावल खिला रहा है। आप कल्पना करिए कि जब पूरे देश को हमने बंद किया तो उसके पहले हमें ये एंटीसिपेट करना चाहिए था कि ये इतने बड़े पैमाने पर मजदूर, जो भारत का शिल्पकार है, जो अपने खून और पसीने से इस देश का निर्माण करता है, वो कैसे रहेगा, उसको क्या खाना मिलेगा, क्या वेतन मिलेगा, कैसे उसको अपने घर भेजें। दूसरी समस्या है पढ़ने वाले छात्रों की। आप कल्पना करिए कि पूरे देश के महानगरों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, वो 1.5 महीने से कमरों में बंद हैं, और अभी पिछले 6-7 दिन से ऑनलाइन कुछ उनके पास बनना शुरू हुए हैं। कितनी दुर्दशा से वो बच्चे गुजर रहे हैं। इसको ठीक से एंटीसिपेट करना चाहिए था। 12,000 ट्रेनें भारत में हैं, 2 करोड़ 80 लाख रुपए, 2 करोड़ 40 लाख हमारे ट्रेवलर, हमारे यात्री रोज भारत में यात्रा करते हैं। भारतवर्ष में क्या हम 60-70 लाख मजदूरों को उनके घर नहीं भेज सकते? जी, मेरा आपसे एक सवाल फिर मैं धर्म जी के पास रुख करूंगा। मुकेश नायक जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वर्तमान का जो दृश्य दिख रहा है वह हमारी आजादी के बाद के जो 70 साल 75 साल का समय है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है कि जब एक संकट का समय आया तो हमारी सरकारों के हाथ पैर फूल गए उन तमाम वंचित वर्ग को वो सहूलियत देने में जो उनका मौलिक अधिकार था, जो उनका नैसर्गिक दायित्व था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं सरकारों को केवल एक मामले में दोष दूंगा, बाकी मामलों में इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। ये वैश्विक संकट है और ये असाधारण संकट है, लेकिन एक मामले में सरकार बिल्कुल असफल हो गई है मजदूरों के साथ व्यवहार करने में, उनकी व्यवस्था करने में, उनकी देखरेख करने में। जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए था, उसको कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है।
आज कितनी बुरी हालत है इस देश के मजदूरों की, जो मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल चल के सिर पर पोटली लादे, महिला छोटे बच्चे को गोद में लिए अपने गांव पहुंचती है। पहले तो उसको 14 दिन तक गांव में ही क्वारंटाइन करने के लिए पंचायत भवन में, किसी स्कूल में, किसी मंगल भवन में, या जो टूटी फूटी व्यवस्था है वहां पर रखा जाएगा। 1.5 महीने तक दुख भोगने वाला मजदूर 14 दिन फिर से क्वारंटाइन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मनोबल को, उसके सम्मान को जो चोट पहुंची है, दोबारा कैसे वो मजदूर उन फैक्ट्रियों में जाएगा, उस काम पे जाएगा जो देश के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है। मुकेश नायक जी का कहना है सियासत वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल केवल इस सरकार का नहीं, 70 साल में हमने क्या पाया इसका भी है। मैं धर्म जी के पास रुख कर रहा हूं। धर्म जी, एक 90 समय पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में महाकवि हुए, रामचरितमानस उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने पंक्ति दी थी कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तब उन्होंने लिखा, रामायण का उल्लेख करते हुए एक कथन कहा, उसकी साक्षात अनुभूति हम सब इस समय कर रहे हैं। जानना यह चाहता हूं आपसे कि तमाम सरकारें, चाहे वह केंद्र की हैं चाहे राज्य की हैं, खुद अपनी पीठ थपथपा रही हैं। कोई कमी नहीं कर रख छोड़ी है किसी भी सरकार ने कि हमने क्या कुछ नहीं कर दिया है। केंद्र की बात करें तो वो तो अघाते नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़िए, विश्व स्तर पर हमारे फैसलों की सराहना हो रही है। 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था हमने कर दी है। राज्य सरकारें, हर सरकार ये बता रही है कि इतने बढ़िया व्यवस्था हमने मजदूरों के लिए की, रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की। सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं, आप राजनीतिक क्षेत्र में पिछले 4 दशक से सक्रिय हैं, सब कुछ इतना व्यवस्थित है, सब कुछ इतना बेहतर हुआ है, तो फिर गरज क्या पड़ी इन मजदूरों को जो पूरे देश से निकल निकल कर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक था तो क्या कारण था कि इन मजदूरों को सड़क पर आना पड़ा है, साधन ना मिलने पर पैदल निकलना पड़ा है और उसके बाद में इन तमाम प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ा है? क्या कहेंगे धर्म जी आप? आज वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, उसमें भारत पीछे नहीं है। यदि पूरे विश्व के आंकड़ा देखेंगे, हालांकि हमारे यहाँ जो संख्या भी बढ़ी है, उसके बाद भी जब पूरे वैश्विक स्तर पर आंकड़ा देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमने अच्छा किया है। मुझे लगता है इससे संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं। जिस बात को लेकर के कि आज यदि हम सड़कों की बात कर रहे हैं, आखिर ये दुर्दशा के कारण क्या है? आजादी 1947 में मिल गई, लेकिन 47 में मिलने के बाद भी जो एक तरफ अपने प्रदेश को छोड़ करके आके उनको दूसरे प्रदेश में अपने परिवार को, अपने पेट को लेकर के रोजी मजदूरी के लिए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज तक उसको भरपाई करने में शायद हिंदुस्तान सफल नहीं हुआ है। और इसी कारण एक प्रदेश की बात इसलिए नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल के लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लोग पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। करीब करीब हर प्रदेश की वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, वहां दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण विषय है आज की जो दर्दनाक स्थिति कि लोग जो सड़कों पे उतर करके आखिर उनको आने को विवश क्यों हुआ, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण जो मुझे समझ में आया है कि एक हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक सरकार नहीं है कि जो केवल एक कोई निर्णय लेने वाला हो और निर्णय लेने के बाद में उसका क्रियान्वयन हो सके। हमारा संघीय ढांचा है, दिल्ली में जो सरकार है उसके कुछ राज्यों में सरकार है तो दूसरे जगह दूसरी सरकारें हैं। आज यहां तक स्थिति बन गई है कि यदि उसका आकलन करने के लिए मजदूरों के लिए यदि दिल्ली से कोई टीम भेजी जाए तो टीम भेजने के बाद में वो प्रदेश को इतना भी स्वीकार्य नहीं है कि उस टीम को काम करने दिया जाए। दूसरी बात, जहां तक व्यवस्था की बात है तो प्रदेश और दिल्ली की सरकार, केंद्रीय हमारे जो और राज्य की सरकारें दोनों मिलकर के जब तक बातचीत नहीं करेंगे, उसमें समन्वय नहीं बनाएंगे, उनके लाने और ले जाने की व्यवस्था की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये रास्ता एक दिन में दिल्ली भी तय नहीं कर सकती और प्रदेश भी तय नहीं कर सकती। दिल्ली गवर्नमेंट ने यह तय किया, केंद्र सरकार ने, कि हम ट्रेन में भेजने की व्यवस्था करेंगे। उसकी जो राशि की खर्चा है, स्पेशल ट्रेन चलेगी,
मजदूर उसमें जाएंगे, उसके भोजन की व्यवस्था होगी, उसके पैकेज बनाएंगे और ये निर्धारित हुआ कि रेल विभाग 85% खर्चे के भुगतान वहन करे, 15% की जो राशि है वो राज्य सरकार उसका वहन करे, श्रमिकों से एक नया पैसा न लिया जाए। किंतु इसमें अब भेजे किसको? जब तक जिस प्रदेश के मजदूर, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रदेश में है जी, वहां के प्रदेश के मजदूर यहां है, और जब तक दोनों प्रदेश की बातचीत ना हो जाए, जब तक केंद्र से बातचीत ना हो जाए, तब तक ये शायद संभव नहीं है कि जो उपस्थित लेबर जो जाने के लिए तैयार है उनको भी भेजा जा सके। और इसलिए इस विषय में कहना चाहूंगा कि अभी समय और लगने की संभावना है, क्योंकि जो पहल हुआ है बहुत अच्छी पहल है। ट्रेनें रवाना प्रारंभ हो चुकी है, दूसरे खेप तीसरे खेप भी किसी किसी प्रदेश में पहुंच गई है, किसी प्रदेश में अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन इसमें विलंब करने के बजाय जितना जल्दी हो सके, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, बस के माध्यम से हो, उनके जाने की व्यवस्था। मेरा आपसे सवाल है धर्म जी, मैं बीच में रोकता हूं। हमारा मूल विषय है दो हिंदुस्तान। संपन्न वर्ग के लिए, संभ्रांत वर्ग के लिए अलग पैमाने और जो वंचित वर्ग है उसके लिए अलग पैमाने। इस पर मेरा सवाल है, आपने हवाई जहाज भेज दिए विदेशों से लोगों को लाने के लिए, मालदीव भेज दिया पानी का जहाज लाने के लिए। लोग जानना चाहते हैं, तमाम मजदूर सड़कों पर हैं, इतने विमान खड़े हुए हैं, आपने सेना के विमानों को प्रदर्शन की खातिर उड़वा दिया। कोची से लेकर आप गुजरात तक ले गए, कश्मीर से लेकर आप मुंबई तक ले गए, लेकिन जो ये मजदूर अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर है, इनको अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और इसी के कारण से जनमानस के जहन में यह प्रश्न है कि एक देश के अंतर्गत अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग भावना से काम, क्या इसी के लिए आजादी दिलाई गई थी? क्या इसी के लिए आजादी हमारे पूर्वजों ने चाहिए थी? ये जहन में सवाल है। इसका उत्तर आपसे इसलिए अपेक्षित है कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधि होने का दम आप लोग भरते हैं, क्या इसके लिए आप सत्ता में हैं? देखिए, इस विषय पर स्पष्ट रुख सरकार की है, केंद्र सरकार के। जहां तक आपने कहा कि हेलीकॉप्टर भेज करके आप फूल वर्षा कराए हैं, निश्चित रूप से मैं सहमत हूं इस बात से कि जो हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो चिकित्सक काम कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई लोग कोरोना के शिकार हुए हैं, यदि उनको थोड़ी से आप यदि पुचकारते हैं, यदि थोड़ी सी में हाथ रखते हैं, तो थोड़ी सी यदि उनको क्या किया है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने नहीं किया है। दूसरी बात, जो हवाई जहाज भेजने की बात है, आपके संख्या वहां की संख्या में जो आपके अंतर है, और इसलिए केंद्र सरकार ने किया इस देश के लिए ठीक नहीं है। ट्रेन की व्यवस्था के माध्यम से उनको भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। खास करके उन्हीं श्रमिकों की बात हो रही है। द्विवेदी जी, आप तो मोदी जी के बारे में मुझे बताना नहीं पड़ेगा जी, किस वर्ग से मोदी जी आते हैं, कहां से मोदी जी बढ़े हैं जी, और जितना पीड़ा गरीबों के मोदी जी स्वयं जानते हैं। जितने योजनाओं को उन्होंने जो क्रियान्वयन किया, तो उनके ऊपर उंगली उठी कि आप केवल गरीबों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, आप बड़े लोगों के लिए योजनाएं नहीं बना रहे। आखिर मोदी जी ने उन्हीं बातों को तो कहा कि 1947 में आजादी मिलने के बाद में एक तरफ बड़े लोग बनते चले गए और छोटे छोटे बनते चले गए। आखिर इस असमानता को दूर कैसे करेंगे? जब तक हम ऐसे जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनकी हम मदद नहीं करेंगे, उनके लिए योजना बनाएंगे, उनको सहयोग नहीं करेंगे, समय में उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो ये जो असमानता है, जो दूरियां हैं, वो बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए चाहे वो कोरोना की लड़ाई में हो, आज भी यदि जनधन में खाता में पैसा क्यों डाले, कोई बड़े आदमी के लिए नहीं डाले। खास करके उन बंधुओं की चिंता उन्होंने किया कि उनको हम पैसा देंगे, जहां पर भी रहेंगे भूखे मरने की स्थिति ना है। यदि वो सरेंडर की बात कर रहे हैं कि जोला में हमने दिया है, आपको 3 महीना पहुंचाएंगे, आखिर ये विचार उनके मन में क्यों आया? ये इसी बात को लेकर के है। और इसलिए आपके कहने के बाद भी मैं समर्थन करते हुए कह सकता हूं, यदि मोदी जी ट्रेन में भेजने के बाद भी कहें, जिसके लिए लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब तक राज्य सरकारों के बीच में सहमति नहीं बनेगी, राज्य सरकार आगे बढ़ करके नहीं आएंगे, ये कहना केवल कि हिंदुस्तान की सरकार की जवाबदारी है, तो क्या राज्य की सरकार की जवाबदारी नहीं है? वह किसकी सरकार है, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। चाहे किसी की भी सरकार हो,
ये दोनों की उतनी जवाबदारी है। चाहे भाजपा की सरकार है तो भी, कांग्रेस की सरकार है तो भी, अन्य पार्टी की सरकार है तो धर्म भी। जी, आपने पूरा मुझे बता दिया कि क्या कुछ मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया। मेरा सवाल यह था कि एक समृद्ध वर्ग के लिए हवाई जहाज उड़ सकते हैं, पर जिनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, क्या उनके लिए हवाई जहाज नहीं उड़ सकते संकट की इस घड़ी में? क्या उनकी जान की हिफाजत के संदर्भ में यह प्रश्न अनुत्तरित है। दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ में अशोक अरोड़ा जी हैं और उनसे जानना चाहूंगा इस विषमता के संदर्भ में कि क्या अशोक अरोड़ा जी आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि जो वंचित वर्ग है उसको उसकी दरिद्रता का, उसको उसकी बेबसी का, उसको उसके कष्ट का इस समय में चाहे सामाजिक रूप से हो और चाहे सरकारी रूप से हो पर्याप्त एहसास कराया जा रहा है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज गांधी होते, आज अगर राम मनोहर लोहिया होते, आज अगर जयप्रकाश नारायण होते, तो वह अपने बंगलों में बैठे हुए केवल मास्क बांधे हुए ये हिदायत या आपत्तियां या सुझाव नहीं दे रहे होते कि क्या होना चाहिए। हमने वो दौर देखे हैं, इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि जब जब ऐसे मौके विषमता के आए हैं तब तब वह उस इलाकों में सक्रिय दिखाई दिए हैं। आपसे जानना चाहता हूं अशोक अरोड़ा जी, चाहे सामाजिक रूप से कहें जो समृद्ध वर्ग है, और चाहे हम बात करें सरकारों की, इस वंचित वर्ग को उसकी बेबसी का एहसास कराया जा रहा है, उसके दारिद्र्य का एहसास कराया जा रहा है और उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह बात इतने कष्ट के साथ कह रहा हूं कि जहां पर भी ये मजदूर पहुंच रहे हैं वहां पर एक सामान्य प्रतिक्रिया इस प्रकार की भी देखने को मिल रही है कि क्यों ये लोग आ जा रहे हैं, क्यों सरकारें इन्हें आने दे रही हैं। इसलिए आपसे ये सवाल है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। निश्चित रूप से आज इस देश के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, हम सब नेताओं के लिए, सब पार्टी के नेताओं के लिए, कि रेल की पटरी के नीचे मजदूर सोते हुए कट जाते हैं। आज साइकिल पे लोग 1000 किलोमीटर 2000 सफर के लिए निकल पड़ते हैं, पैदल निकल पड़ते हैं। उनके लिए किसी ने नहीं सोचा। अभी धर्म जी कह रहे थे कि किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर तालमेल नहीं होगा, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि संकट की घड़ी में लोगों ने, जब कोरोना की बात आई, और इससे पहले भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष में जब भी कोई संकट हुआ, लोगों ने जातीय धर्म राजनीति के ऊपर उठ करके, और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात कही कि सभी पार्टियों ने, चाहे वो किसी स्टेट में किसी की सरकार थी, चाहे वो लॉकडाउन पार्ट 1 की बात करें, कर्फ्यू की बात करें, लॉकडाउन पार्ट 2 की बात करें या लॉकडाउन पार्ट 3 की बात करें, सभी ने इसका समर्थन। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि हमारा एक सिस्टम है, एक सिस्टम से देश चलता है। देश के हमने देखा है कि नीचे से प्रपोजल बनती है, ऊपर अप्रूवल हुआ करती है, परंतु ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो भी निर्णय होगा ऊपर से होगा तब नीचे लागू होगा। और मेरा तो, मैं माफी चाहूंगा किसी को अगर मेरी बात पूरी लगे, मेरा तो ये मानना बहुत जरूरी है कि अगर जिस समय लॉकडाउन पार्ट 1 का घोषित किया गया 25 तारीख शायद थी, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, और जनता कर्फ्यू ने देश के लोगों ने पूरी तरह देश की सरकार के साथ रहे। अगर उसी दिन 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन का टाइम देकर अच्छी व्यवस्था की कर दी जाती, तो मेरा मानना है कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं, जो देश के निर्माता है, आज उनकी ये हालत ना होती। मेरा ये भी मानना है कि जो श्रद्धालु आज नंदेड़ साहब से आए और आज उनमें हजारों पोथी हो गए, आज हमारे स्टूडेंट जो जगह जगह फंसे हुए हैं, जो मरकज जैसी घटनाएं घटी हैं, ये घटनाएं ना घटती अगर हम समय से पहले अपनी स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेकर इस प्रकार के निर्णय लें। अगर समय रहते कदम उठाए होते तो ये हालत नहीं होती। हमारे साथ में बादल सरोज जी हैं, मजदूर वर्ग की आवाज है। जितनी भी पीड़ाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूं उससे और बेहतर स्वर बादल सरोज जी से मिल सकता है। बादल सरोज जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, सरकारों के संदर्भ में तो शिकायत के तमाम अवसर आते ही रहते हैं, लोग बोलते ही रहते हैं, पर सामाजिक तौर पर जो मुद्दा मैंने उठाया, जिसके संदर्भ में अशोक अरोड़ा जी भी सहमत हैं कि एक बड़ा वर्ग समाज में ऐसा मौजूद है जिसे इन मजदूरों के अपने घर लौटने पर बड़ा ऐतराज है। उसको लगता है कि इनको आने देने की इजाजत देकर सरकार ने ठीक नहीं किया, सरकार को इन्हें आने नहीं देना था। कुछ सरकारें जो राज्य की हैं वो अभी भी चाहती हैं कि ये मजदूर उनके इलाके में ना आए, उनके इलाके से ना गुजरें। क्या कहेंगे आप, क्या मजदूर होने का ये सिला उन्हें मिल रहा है कि वह अपने घर में आने के लिए अपने ही देश के भीतर मोहताज कर दिए जा रहे हैं? क्यों इतने प्रतिबंध, क्यों इतने पासेज उनके संदर्भ में हैं? जब हम कहते हैं हिंदुस्तान एक है, तो हिंदुस्तान के अंतर्गत कई हिंदुस्तान एक साथ दिखाई देने लगे हैं।
क्या कहेंगे सरोज जी आप? मैं देखिए 3-4 बातें कहना चाहूंगा। जी पहला निवेदन तो मैं ये करना चाहूंगा कि ये समय आरती का और स्तुति का नहीं है, जी जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनी। जी ये एक भयानक आपदा है और केवल राष्ट्रीय आपदा नहीं है, वैश्विक आपदा। जी दूसरी बात, जो आपका मूल मुद्दा है, जो बार बार भटक जा रहा है, जी उस मूल मुद्दे की ओर मैं ये कहना चाहूंगा कि इसने बहुत निर्ममता के साथ दो भारत को पूरे दुनिया के सामने लाके रख दिया है। उसके दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, अभी बात हो रही थी ट्रेन की। जी भारत के संविधान के हिसाब से ये कहा जाता है कि सारे नागरिक बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो आम आदमी हो। जी बेंगलोर में 10 ट्रेनें बुक की जाती हैं, टिकट खरीद ली जाती है उनकी, वो मजदूर वापस आने वाले होते हैं, अगले दिन उनकी ट्रेन सुबह 6 बजे चलने वाली होती है और रात के 8 बजे वहां के 15 बिल्डर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जाके वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमारी पूरी बिल्डिंग बनाने का काम बंद हो जाएगा और एक आदेश से वो सारी की सारी ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। जी ये दो भारत हैं। जी एक तरफ 15 लोग जो अपने मुनाफे के लिए उन तमाम सारे लोगों को रोकना चाहते हैं जिन्हें वो वेतन नहीं दे रहे हैं, जिन्हें वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हजारों लोग जिन्होंने उस 10 रेलगाड़ियों से अपने अपने टिकट बुक कराए थे। एक जी दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहता हूं कि इस वक्त 40-45 दिन के लॉकडाउन के बाद देश की बहुमत जनता, 70% जनता, मध्यम वर्गीय लोग भी हमने देखे हैं जिनके घर पर भी 3 कनस्टर खाली हो गए हैं, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। इन लोगों के पास, हमारे पास पहुंचाने के लिए राशन है कि नहीं है? 7.5 करोड़ टन राशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में जमा है, जिससे चूहे खा रहे हैं और जिसपे लगभग 2.25 करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है मेंटेनेंस पे। जी क्या उसमें से हम इन भूखे लोगों को आने वाले 3 महीने तक के लिए या गुजरे 1.5 महीने के लिए राशन नहीं दे सकते थे? जी हम उसको निकालकर एथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे सैनिटाइजर भी बनेगा और शराब भी बनेगा। ये दो भारत है। जी तीसरा सवाल, ये लोग क्यों आ रहे हैं? आपने हिमांशु जी बिल्कुल सही कहा था शुरू में कि अगर इन्हें रोजी मिल जाए, अगर इन्हें रोटी की गारंटी मिल जाए, अगर इन्हें छत की गारंटी मिल जाए तो ये लौट के नहीं आएंगे छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए। ये वहीं पर रह जाएंगे। जी इन्हें वो कुछ नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी एक चिंता की बात जो पैदा हो गई है, मैं बिल्कुल राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, एक चिंता की बात ये हो गई है पिछले 70 साल में, आप अगर 70 साल में ही फैलाना चाहते हैं तो, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है जिसको कहते हैं विश्वसनीयता का संकट। जी और विश्वसनीयता का संकट खत्म हो गया है, पैदा हो गया है, जिसकी वजह से उस मजदूर को विश्वास नहीं है कि टेलीविजन से जो घोषणा की जा रही है वो घोषणा वाकई में अमल में आएगी कि नहीं आएगी। मैंने एक मजदूर का इंटरव्यू सुना और उसने ये कहा कि 1 महीने बाद जो बारिश आने वाली है, उस बारिश के बाद हमारी हालत क्या होगी, तो हम पैदल पैदल चल लेंगे 1,500 किलोमीटर, लेकिन यहाँ मरने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात ये कि आप उसको पैसा नहीं दे सकते। ये 500 रुपए जनधन योजना में डाले गए और भिंड जिले में जब उस जनधन योजना के 500 रुपए की राशि को निकालने के लिए महिलाएं गई तो टीआई ने 185 महिलाओं को गिरफ्तार करके 10-10 हजार रुपए की जमानत पर उनको छोड़ा बाद में। इस वक्त उन्हें उतने वास्तविक पैसे की आवश्यकता है जिसमें उनका गुजारा चल सके, गुजारा। और हमने ये मांग की कि भाई इनको कम से कम 7,500 रुपया महीने के हिसाब से हर परिवार में अगर हम बांटेंगे तो 2,35,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार का खर्च होगा। सरकार ने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन 86,000 करोड़ रुपए उन्होंने कुछ उन महान व्यक्तियों के माफ कर दिए जो इस देश को छोड़ के चले गए हैं। 25 लाख करोड़ रुपए की छूट उन कॉर्पोरेट कंपनीज को दे दी गई जिन कॉर्पोरेट कंपनीज ने इन मजदूरों को काम से बाहर निकाला। तो दो भारत है, एक इंडिया है, भारत है। और उस इंडिया और भारत में एक बड़ी समस्या, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, एक बड़ी समस्या ये पैदा हो गई है कि कोरोना तो ठीक है बाहर से आया, लेकिन उस कोरोना से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई योजना है कि नहीं? इतना बड़ा महापलायन
आपने बिल्कुल ठीक कहा था, इतना बड़ा महापलायन इस देश ने कभी नहीं देखा। हमारे पास कोई योजना है कि नहीं? हमारे पास कोई योजना नहीं है। और ये जो बार बार बात कही जा रही है कि राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, मुझे लगता है ये अतिरंजना है, ये गैर जिम्मेदारी है। इसलिए कि पहला लॉकडाउन जब किया गया राज्य सरकारों से बात नहीं की गई, लॉकडाउन का जब एक्सटेंशन किया गया राज्य सरकारों से बातचीत नहीं की गई। इसलिए ये जो दावा किया जा रहा है, आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि 185 करोड़ रुपए दिए हैं केंद्र सरकार ने केवल। वो जो घोषणा की गई थी 17,000 और 75,000 की, वो दरअसल बजट में जो पहले से पैसा उनको दिया जा चुका है उसी को जोड़ लिया गया था जी। इतना कम पैसा इतनी बड़ी आपदा से मुकाबले के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मेरी यही विनती है कि इसको अभी भी जो समय है, इसको ये आशंका दूर होने वाली नहीं है, दुर्भाग्य से अभी कुछ महीने और चलने वाले हैं। इसलिए सरकार के पास एक सुव्यवस्थित योजना होनी चाहिए, इन लोगों के लिए होना चाहिए। हमें हवाई जहाज नहीं चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, हवाई जहाज से भी ला सकते हैं हम। हमें हवाई जहाज नहीं चाहिए, हमें उनके लिए राशन चाहिए, हमें उनके लिए पैसा चाहिए और हमें उनके लिए रेलगाड़ियां चाहिए क्या चाहिए। बादल सरोज जी ने बहुत विस्तार के साथ सारी बातों को कहा है। मेरे पास संपत सिंह जी के पास जाने का समय है, लेकिन बीच में मुकेश नायक जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। मैं 1 मिनट के लिए उनकी बात सुनने के लिए चलता हूं कि मुकेश नायक जी क्या हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, और फिर संपत सिंह जी से सुनूंगा जो बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, दलगत भावना से परे रख के कोई बड़ी बात कहने की उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं। जी नायक जी। देखिए, जो अभी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने एक बात कही कि केंद्र से दल भेजे गए थे, उनसे राज्य सरकारों ने ठीक से उनसे समन्वय नहीं बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में जिस तरह की रिलेशनशिप इस वक्त खराब है राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में, इतिहास में कभी नहीं रही। कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं कह सकता हूं कि कर्नाटक की सरकार को किस तरह से गिराया, मध्य प्रदेश की सरकार को, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ। इस बीच में जो गैर भाजपाई सरकारें हैं उनको अस्थिर और कमजोर करने की योजना ज्यादा है, बजाय इसके कि एक समन्वय बनाया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत इसके पहले हमारे जो वक्ता ने बात कही, बड़ी विचारोत्तेजक और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पूरे मानवीय पक्ष के साथ इस घटनाक्रम को बीच में रखा। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 12,000 ट्रेनें भारत में हैं जो रोज चलती थी। अगर उनको 3 दिन के लिए अभी भी चला दें और उन सभी स्टेशनों पर रोक दें जहां वो पहले रुकती थी, और मजदूरों को कह दिया जाए कि जिसको जो ट्रेन मिले, जहां उसे जाना है उस ट्रेन में बैठ जाए, केवल 3 दिन के लिए चला दें, तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जिस तरह से आर्थिक बेचैनी के दौर से आज गुजर रहा है, जिस तरह भविष्य को लेकर असुरक्षा का बोध उनके मन में है, ये देश के लिए बहुत घातक होगा। ये देश के लिए बहुत घातक होगा। लेकिन मुकेश नायक जी ने जो बात कही है, उस बात को सहजता से नजरअंदाज नहीं कर सकता। संपत सिंह जी हमारे साथ में है। मुकेश नायक जी ने एक बिंदु उठाया है। संपत जी, 2 भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। 2 हिस्सों में देश का वर्ग बटा हुआ दिखाई दे रहा है। मजदूर सड़क पर है, मजदूर रेल की पटरियों पर है, पर रेलें पटरियों पर नहीं है। एक विद्वान अर्थशास्त्री ने कहा था कि एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर रोज भारत की ट्रेनें होती हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ का आंकड़ा मुकेश नायक जी ने बताया। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ है। जो सुझाव वो दे रहे हैं, इसके क्रियान्वयन से सरकारें डर क्यों रही हैं? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्यों मजदूरों को ट्रेन पर चढ़ने के स्थान पर पटरियों पर चलने के लिए वो मजबूर होना पड़ा है? और जो दूसरा वर्ग है, वो उन मजदूरों को पटरियों पर देखकर सवाल उठाता है, कैसे बेवकूफ हैं, पटरियों पर चल क्यों रहे हैं, और चल रहे हैं तो उस पर सो क्यों जा रहे हैं? उन्हें नहीं पता है कि पटरियों पर चल इसलिए रहे हैं क्योंकि सड़कों पर चलेंगे तो पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे, और चलते चलते सो इसलिए जा रहे हैं कि पैरों में पड़ गए इतने छाले हैं कि उसके बाद चलने के लिए कदम नहीं उठ पा रहे हैं। अब आपसे उत्तर की अपेक्षा। हिमांशु जी, आपने जो आज के दिन प्रश्न रखे हैं, वो सही मायने में कह सकता हूं कि जनता टीवी जैसे ही और आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति जो है इस बात को रख सकते हैं जी। जहां तक मेरी आपने बात कही मेरे विचार की, जी, मेरा विचार स्पष्ट है
जी क्योंकि मैं भी इन्हीं हालातों में पैदा हुआ था गांव के अंदर। स्कूल में हम जाते थे, नंगे पांव स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। मैट्रिक तक हमारे पांव में जूते भी नहीं हुआ करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जहां तक दो की बात है, जी भारत आज नहीं बटा है, जी बहुत सालों से देश की आजादी के बाद ही बट गया था। और कुछ सालों तक देश की सेवा के लिए लोग राजनीति करते रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी को। जी लेकिन धीरे धीरे देश की सेवा को छोड़कर राजनीति को लोगों ने व्यापार बना दिया। जी दो भागों में अपना बंट गया। जी एक तो हमारे जैसे साधारण परिवारों से लोग आए जी जिन्होंने सारी जिंदगी राजनीति अपनी ईमानदारी से, स्पष्टवादिता से और सच्चाई से निभाने का प्रयास किया। जी लेकिन हमारे जैसे लोगों को, जो मठाधिकारी टाइप के लोग थे, जिन्होंने बहुत धन कमा लिया था, मठाधिकारी बन गए थे राजनीति के अंदर, जो वो चाहते थे वही उनकी पार्टियों में होने लग गया था। इससे हालात धीरे 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 सारे देश की और प्रदेशों के खराब होने लग गए। जी लेकिन जहां तक आज की बात मैं कहना चाहता हूँ, आज का इशू करना चाहता हूँ। जी आज के इशू पर जैसे आपने कहा कि गरीब मजदूर जो है आज पटरियों पर चलने पर मजबूर हो गए हैं और वहां अपनी जान हाथ से धो बैठते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम उनको कोई दोष नहीं दे सकते हैं मजदूरों को। वो मजदूरी के लिए आए थे, घर का पेट भरने के लिए आए थे, और जब देखा कि लॉकडाउन हो चुका है और हालात जो है आगे आने वाले भविष्य में उनको नजर नहीं आ रहे थे, जी इसलिए वो लॉकडाउन से काफी तंग हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन केवल मात्र अकेला कह देना, केवल भूख की वजह से जो है वो वहां से पलायन करके गए हैं। पहले बार जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा। हर प्रदेश की सरकार ने, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, जी केंद्र के साथ सहयोग करके सबके प्रदेश की सरकारों ने काम किया। और सरकारों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं हमारी बहुत बड़ी खूबसूरती है। जी जैसे अरोड़ा जी ने कहा था कि जब भी देश के अंदर आपत्ति आई है तो सारी राजनीतिक जातियां, धर्म, लिंग, भेद भाव, वेशभूषा और पार्टियों की बातें छोड़कर लोग एक हो जाते हैं। चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे अन्य राजनीतिक और आपके सामाजिक या हमारी धार्मिक संस्थाएं थी, जबरदस्त लोगों की मदद की है, उनको खाना घर तक पहुंचाया, झोंपड़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। दूसरे लॉकडाउन के अंदर भी काफी ये प्रयास हुआ, लेकिन जो ये लॉकडाउन लंबा होता गया, तीसरी बात जो हुआ था, इसमें सुविधाएं तो दी गई लेकिन एकदम काम नहीं शुरू किया जा सकता था। कोई आज अगर ये कह दे कि एकदम लॉकडाउन कर दिया, हालात ऐसे पैदा हो गए थे, अगर एकदम हम लॉकडाउन ना करते तो अमेरिका की तरह से हमारे हालात बहुत खराब हो जाते। आज अमेरिका इसके आगे फेल हो गया, स्पेन इसके आगे फेल हो गया, फ्रांस इसके आगे फेल हो गया, इटली फेल हो गई, बड़े बड़े देश फेल हो गए। ऐसे हालात उन देशों के अंदर बन गए, हमारे हालात ही वही होते। ये तो मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, 10 दिन 15 दिन के बाद में फिर आपके पास आऊंगा। जिस दिशा में देश चल पड़ा है, आपके लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के बाद में आंकड़े उसी गति से बढ़ रहे हैं। 15 दिन 20 दिन का समय ही बचा है, ये आंकड़े लाखों में दिखेंगे। इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं आपको संपत जी, लॉकडाउन ने देश में उस महामारी को कुछ समय के लिए टाल जरूर दिया है, पर उसकी बहुत बड़ी कीमत यह देश चुका रहा है। बड़े पैमाने पर रोजी के साधन छीनने के रूप में, बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म हो गए इस देश के अंदर इस 1.5 महीने के लॉकडाउन में। इस तथ्य को आप वित्त मंत्री रहे हैं, आप बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं, जननेता हैं आप, उम्मीद है आप मेरी बात से ना इत्तेफाकी नहीं रखते होंगे। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। सारे काम धंधे बंद होने के बाद स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था आपकी बिल्कुल धरातल पर चली गई, क्योंकि हालात बन गए थे ऐसे, सारे काम आपको बंद करने पड़े थे और धीरे धीरे आज खुल रहे हैं। कभी भट्टों को खोला गया था, पहले कृषि के क्षेत्र में खोला गया, और अब धीरे धीरे कंपनियों के लिए खोला गया, फैक्ट्रियों के लिए खोला गया है, दुकानें खोली गई है, काम पटरी पर धीरे धीरे आ रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि आगे हालात बिगड़ सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि लोगों को ज्यादा यही कहने की जरूरत है कि भैया एक तो अपने आप को बचाओ और दूसरे को बचाओ। ये हम प्रयास करते रहेंगे और जो सभी नियमों को अगर मानेंगे और सभी सरकारें मिलकर काम करती रहेगी तो देश को नेतृत्व सौभाग्यशाली हमारा है कि आज बहुत अच्छा मिला है। इतनी सरकारें होते हुए, इतनी पार्टियां होते हुए सारे देश के लोगों ने एक मत दिखाया। मोदी जी के एक आवाज जी, मेरा आपसे एक मुद्दे का सवाल है, क्योंकि पहले ही ये बात हुई है जो बादल सरोज ने कहा कि ये समय स्तुति का नहीं समाधान का है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आपसे, चाहे वो बादल सरोज जी ने कहा और चाहे वो मुकेश नायक जी ने कहा, दोनों ने कहा आप हवाई जहाज नहीं दे सकते, हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते, मजदूरों को, विभिन्न वर्ग को ट्रेनें तो उपलब्ध करा दीजिए। छत्तीसगढ़ ने 28 ट्रेनें मांगी थी एक हफ्ते पहले, आज 3 की स्वीकृति बमुश्किल मिली है। क्या आपको नहीं लगता है जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें हमारे पास उपलब्ध हैं, सरकारों को तुरंत फैसला लेना चाहिए,
तुरंत ट्रेनें उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और अगर साधन उपलब्ध होंगे तो कोई कारण नहीं है कि मजदूरों को ये वाला रास्ता अपनाना पड़े। सीधा उत्तर आपसे अपेक्षित। मैं सीधा ही आपको दे रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की, जहां तक मैं प्रदेश में बैठा हूं और आपका भी काफी संबंध है वहां, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 100 ट्रेनों का प्रबंध किया गया है और 5000 बसों का प्रबंध किया गया है और जा रही है। आज 66 लोग तो बाहर से भी आ गए। आपने हवाई जहाज का जिक्र किया, हर जगह हवाई अड्डे नहीं है। और दूसरी बात है कि हवाई जहाज से लोग आ रहे हैं, वो अमीर लोग आ रहे हैं, वो पेड लोग आ रहे हैं। गरीब आदमी बेचारा पे नहीं कर सकता है। हमें तो ट्रेन गरीब के लिए चाहिए, हमें बसें चाहिए, और वो हरियाणा सरकार बाकायदा अपने खर्चे पर दे रही है। साथ में सैनिटाइजर दे रही है, खाने का प्रबंध करके दे रही है, मास्क दे रही है, थाली और लोटा तक भी दिया जा रहा है। आज हरियाणा सरकार का जहां तक सवाल है, हरियाणा सरकार देश के अंदर सबसे बढ़िया काम कर रही है। स्तुति की बात नहीं कह रहा मैं हकीकत कह रहा हूँ। रोज ट्रेन आप हकीकत कह रहे हैं, लेकिन आपके हकीकत नहीं, एक विडंबना का प्रश्न जवाब दे दिया है। धर्मलाल कौशिक जी मेरे साथ में। धर्म जी, संपत सिंह जी आपकी पार्टी के ही बड़े नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा को 100 ट्रेनें उपलब्ध करा दी गई हैं। आप छत्तीसगढ़ में हैं, आपसे जानना चाहता हूं ऐसा विरोधाभास क्यों है? छत्तीसगढ़ ने 28 ट्रेनें मांगी, एक हफ्ते तक जवाब नहीं मिला, लगातार लोगों ने आवाज उठाई तो 3 ट्रेनें मिली हैं। हरियाणा 100 ट्रेनें मिली हैं। आबादी दोनों की बराबर है, 2.5 करोड़ दोनों राज्यों की, 90 विधानसभा सीटें दोनों ही राज्यों की। इतना बड़ा फर्क केवल इसलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और हरियाणा में भाजपा की सरकार। हम तो केवल 2 हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, कितने हिंदुस्तानों के दृश्य दिखवाएंगे हमें? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं जी कि ट्रेन देने में पक्षपात हो रही है, कि हरियाणा को इसलिए ट्रेन मिल गई कि वो भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ को इसलिए ट्रेन नहीं मिली कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जी वास्तविकता ये है कि आपकी जो प्राथमिकताएं जो रही है और आप कितने दिन पहले मांगे हैं, उस समय क्या स्थिति रही है, और जो जो आप हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं? जी आप दूसरे प्रदेशों की और बात करिए। दूसरे प्रदेशों में 2 बार 3 खेप ट्रेन चली गई आपके। जी बिलासपुर में ही उनके भोजन की व्यवस्था कराई गई। जी आखिर छत्तीसगढ़ छात्रों को लाने में पिछड़ गई। जी आखिर छत्तीसगढ़ में अभी भी जो छात्र बाहर हैं वो नहीं आ पाए हैं, आपको कोटा को छोड़ करके। जी आखिर छत्तीसगढ़ पिछड़ क्यों जाती है? जी। इसका मतलब यह है कि जो प्रयास होनी चाहिए, कहीं न कहीं वो प्रयास में कमी है। और इसके कारण मैं तो लगातार इस विषय में बातचीत कर रहा हूं मैं कि यदि हमारी प्राथमिकताएं के आधार पर हम जब दूसरे प्रदेशों में ट्रेन आ गई, उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार अपने मजदूरों के गिनती में लगे हुए थे कि हमारे यहाँ कितने मजदूर आए हैं। और आज भी मैं इस बात को आपको बता देता हूं, इनके पास आज भी संख्या स्पष्ट नहीं है कि कितने मजदूर छत्तीसगढ़ से पलायन किए हैं, कहां कहां पर हैं, कहां कहां ट्रेन भेजने की आवश्यकता है, और ये अभी तक संकलन में लगे हुए हैं। जी अधिकारी की नियुक्ति भी यहाँ नोडल अधिकारी के बाद में हुई। जी और आज इसी के जो विडंबना है, जिस बात को आप बोल रहे हैं कि यदि समय रहते सारी तैयारी पहले कर ली गई होती तो शायद छत्तीसगढ़ नहीं पिछड़ती। छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर जो बाहर गए हुए हमारे श्रमिक हैं वो वापस आ गए होते। और उसके अतिरिक्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रदेश आपके नजदीक में हैं जी जहां आपको ट्रेन भेजने की आवश्यकता नहीं है, बस में आप ला सकते हैं। जी दूसरे कई प्रदेशों में आप देखे होंगे कि बस भी चलवाए हैं, जी बस के द्वारा भी श्रमिक वापस आए हैं। लार्ज स्केल में है वहां ट्रेन की आवश्यकता है, जी जहां संख्या कम है बस में आप ला सकते हैं। आपको उतनी तैयारी के साथ में पहले आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और जिन प्रदेशों ने अपनी तैयारी किया उनको ट्रेनें भी मिली है, उनके मजदूर वापस भी आए हैं, उनके मजदूर लगातार वापस भी आ रहे हैं। लेकिन सब जब खेप उतर गई तब आप संख्या के अनुमान लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पिछड़ेंगे। आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी देखना पड़ेगा कि हम कहां पर चुके हैं। यदि चलिए इस सारी बात को छोड़ देते हैं जी जो बचे हुए समय है, इस समय में प्राथमिकता के साथ में केवल हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी श्रमिक हमारा सड़कों पे भूखे ना मरे। जी जहां भी जिस प्रदेश में है उनकी वही दाल रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए रास्ते में। जी मैं आज ही समाज के लोगों मैं आग्रह किया हूं जी कि हम केवल सरकार के भरोसे ना छोड़े। बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं,
ऐसे लोग काम करके मजदूरों को बचाने का काम किए हैं। धार्मिक यात्राएं निकली है, उनका स्वागत किया है। नए सिरे से मुझे लगता है कि जो रेल के पटरी पे चल रहे हैं, जो बाकी जगह चल रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करें, प्रबंध करें, रुकने की व्यवस्था करें। यदि दवाई की जरूरत हो तो बड़े हृदय करके उनके उपचार की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और जहां तक लाने की बात है तो निश्चित रूप से जो मजदूर रुकना नहीं चाह रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं जी। आप दिल्ली में देखेंगे कई ऐसे जगह हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के और बाकी प्रदेश के मजदूर स्थायी रूप से रहते हैं जी। वहां पर उनके मकान की भी व्यवस्था है, रोजी रोटी की भी व्यवस्था है। लेकिन अभी के समय में वो भी चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश में चले जाएं, और इसलिए जो संख्या आ रही है बड़ी संख्या में आ रही है। और बड़ी संख्या में हमारे एक मित्र अभी जो बोल रहे थे कि 3 दिन तक यदि हम ट्रेनें चला देते हैं तो तीनों दिन में ट्रेन चलाने से हमारी समस्या हल हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूं कि भगदड़ की स्थिति मच जाएगी। ये समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि उलझन हो जाएंगे जी। इसलिए मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन के साथ ही आप ला सकते हैं। चाहते हुए भी एक साथ में सारी जगह ट्रेन आप खड़ा करके उनको लाने की व्यवस्था करेंगे तो भी ये संभव नहीं है, बल्कि हालात हमारे बनने के बजाय बिगड़ न जाए। धर्म जी का कहना है कि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर लाने से भगदड़ मच जाएगी। अशोक अरोड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास चलूंगा, फिर मुकेश नायक जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुनूंगा। पहले अरोड़ा जी। इस बात से तो ये कह रहे थे, ये ठीक है कि सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने जो काम किया उनको तो सल्यूट करते हैं, परंतु सरकार ने तो सोनिया गांधी जी के बाद जब उन्होंने कहा कि किराया नहीं देना चाहिए तो हम कांग्रेस पार्टी भरेंगे, तब जाके उनको किराया देने की व्यवस्था भी सरकार ने की है। सरकार को मैं अब भी कहता हूँ कि इस राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रदेश में जिस पार्टी की भी सरकार है उस सरकार के साथ तालमेल करके उन मजदूरों को घर पहुंचाना चाहिए। आज केवल रोटी की बात नहीं है कि उनको सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों दे दिया, सरकार ने तो कुछ नहीं किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश की सरकार तो ये कहने लगी थी किसान को कि हमें 5-5 किलो गेहूं भी दो। तब लोगों से मांगने की बजाय सरकारें अगर खुद इसका निर्णय लेंगे तो आज जो 2 भारत बने हुए हैं कि एक तरफ तो हवाई जहाज से लाकर 5 स्टार में बिठाए जाते हैं और दूसरे पटरियों पर सोने पर मजबूर होते हैं, कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए और हम सबको उन मजदूरों के प्रति हमदर्दी करनी चाहिए। 1 मई को तो हम मजदूर दिवस मनाकर उन्हें बधाई देते हैं, परंतु उनके रहने की, सोने की, बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाते। ये हमें सोचना होगा। ये हमें सोचना होगा। अशोक अरोड़ा जी ने बिल्कुल खरी बात कही है। मुकेश नायक जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, फिर मैं आखिरी बातचीत के लिए संपत सिंह जी का रुख करूंगा, लेकिन मुकेश नायक जी से मेरा एक सवाल भी है। मुकेश जी, आपके पास तो बहुत लंबा तजुर्बा है, आलोचनाओं के स्वर किसी भी मुद्दे को लेकर कितने भी निकाले जा सकते हैं, पर प्रश्न इस समय पर उस वंचित वर्ग के अंदर विश्वास पैदा करने का है। इसको लेकर आपका अपना इतना लंबा सार्वजनिक अनुभव, कोई सुझाव सोचता है? बिल्कुल। अभी कहा गया कि अगर ट्रेनें 3 दिन के लिए चलाई जाएंगी तो भगदड़ मच जाएगी। अगर सरकार केवल एक पॉलिसी बना दे कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है और जिनके पहले आधार कार्ड है वो लेकर ही स्टेशन पर आएंगे जी। तो कोई भगदड़ नहीं मचेगी। हर 10 मिनट में महानगरों से एक ट्रेन जाती थी, हर 10 मिनट में। कहां से भगदड़ मचेगी? और जिस स्टेशन से जो मजदूर जिस स्टेशन पर गया है, ईमेल के जरिए वहां के प्रशासन को, वहां के राजनीतिक दलों को खबर करना चाहिए कि समुचित व्यवस्था करें, सोशल वर्कर भी मदद करें, केवल नियमों का पालन करते हुए मदद करें तो कोई परेशानी नहीं होती। मजदूर सहज रूप से अपने घर पहुंच जाते। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक मजदूर बिहार के बॉर्डर पर, मैं सोशल मीडिया पर उसका बयान सुन रहा था कि 1100 किलोमीटर चल के जब वो अपने गांव के पास पहुंचा तो एक पुलिस वाले ने उसके 4 डंडे मार दिए। वो सड़क पर बैठकर रोने लगा और उसकी पत्नी रोने लगी और उसने मीडिया से ये कहा कि इससे अच्छा तो होता कि हम कोरोना से मर जाते। जी बिल्कुल, इस दर्द को लेकर ही मेरी पीड़ा है और इसी को लेकर हम इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। लेकिन ये तो स्वर हो गए उस पीड़ा के। मैंने एक समाधान संबंधी प्रश्न भी आपसे किया था कि वंचित वर्ग केवल आना ही समाधान नहीं है ना मुकेश जी, वो आ जाएगा, उसके बाद खाएगा क्या, करेगा क्या, इसको लेकर कोई सुझाव आपका? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक तो मनरेगा की मजदूरी जो योजना का बजट है
उसमें दे दी जाए। जी। जो नहरें हैं, नहरों का रखरखाव है देहातों में, और जो अर्थवर्क है, तालाबों का गहरीकरण है, अगर इसमें वो बजट दे दिया जाए तो जो मजदूर पलायन करके बाहर से आया है, प्रवासी मजदूर, उसको तुरंत काम मिल जाएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि सरकार अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रही है। मुझे एक चीज बताइए, जो कॉमर्शियल बिजली के बिल हैं वो तो इन्होंने फिक्स कर दिए। एक बल्ब भी जिसका नहीं जल रहा है उसके 10-10 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, प्राइवेट हॉस्पिटल के 3-3 लाख रुपए, मॉल के 10-10 लाख रुपए, एक बल्ब भी नहीं जल रहा है उसके बिल आ रहे हैं। वो कहां से कर्मचारियों को तनख्वाह देगा, कहां से बिजली का बिल चुकाएगा, किस तरह से होगा? तो इन तमाम चीजों के समाधान सरकार को ढूंढना चाहिए। क्योंकि मैं एक बहुत आशाजनक बात भी इस बीच में कहना चाहता हूं कि कोरोना को अगर हम संभाल ले गए और भारत में अगर सांप्रदायिकता की समस्या को संभाल ले गए तो भविष्य में 1.5 साल के अंदर लगभग 1000 कंपनियां जो चाइना से माइग्रेट करने वाली हैं, अगर हमने सही दिशा बनाई, सही पॉलिसी बनाई और उदारता पूर्वक हमने ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट बिछाया तो ये कंपनी भारत आ सकती है और एक स्वर्णिम भारत का भविष्य बनाने की संभावना बन सकती है। एक बड़ी उम्मीद जताई है मुकेश नायक जी ने, लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए संपत सिंह जी के पास चलता हूं। संपत सिंह जी पुराने राजनेता हैं। संपत सिंह जी, मेरा जो सवाल था बुनियादी, जिससे आप भी इत्तेफाक रख रहे थे, उसके समाधान का उत्तर आपसे भी अपेक्षित है कि कुल मिलाकर ये वंचित वर्ग जो इस पीड़ा के दौर में और भी ज़्यादा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसमें विश्वास आए, इसमें भरोसा है, इसमें जीवन को लेकर उमंग आए, जीवन को लेकर कोई आशा आए, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे संपत जी? देखिए, मैं कहना चाहूंगा हिमांशु जी, लेकिन इससे पहले 2-3 मेरे साथी जो है कुछ राजनीतिक बातें बीच में कह गए। एक तो हरियाणा सरकार के बारे में कह गए, मैं और कोई जवाब नहीं देना चाहता ज्यादा कि हरियाणा सरकार ने पूरा अपना प्रयास किया, इतना ही कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि मजदूरों को जाने राने की बातें हैं, देश में हुई है। मैं देश का नागरिक हूँ, लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश के सवाल है, क्योंकि मेरे साथी ने प्रदेश का जिक्र कर दिया था, ऐसी नौबत पैदल चलकर और खराब होने वाले पोजीशन मजदूर के हरियाणा प्रदेश में नहीं आई, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने पूरा ध्यान दिया और सब लोगों के ध्यान देने की वजह से जो है ये हो पाई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश ने बाकायदा ऐप जारी कर रखा है, उस पर आज 8 लाख तो रजिस्ट्रेशन आ चुकी है जो लोग दूसरे प्रदेशों में जाना चाहते हैं। 1.5 लाख उन्हीं में से लोग वापिस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं कि हरियाणा में उनको उम्मीद दिखाई दे रही है, कल को कारखाने चलेंगे, मारुति तक 22-12 तारीख को चलने जा रही है, तो इससे एक आज जगह उनको। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ आगे के प्रबंध के लिए, यहाँ पर रेलवे की बातें चली कि एक दिन में इतनी सवारी चली जाएगी। आप भी समझदार है, सभी लोग समझदार है कि इतनी सवारियां नहीं जा सकती। एक ट्रेन जहाँ हजारों लेके जाती थी, आज केवल मात्र 1200 लेके जा रही है। उनके साथ पुलिस को जाना पड़ेगा, उसके साथ डॉक्टर को जाना पड़ेगा, उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ को जाना पड़ेगा, उनके साथ खाने का प्रबंध करने वालों को जाना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी में जाना पड़ेगा। ऐसे ट्रेन नहीं चलेगी जिसके अंदर हजारों एकदम बैठ जाएंगी ट्रेन में। दिक्कत यह है संपत जी, ट्रेन इसलिए नहीं चल पा रही है कि ट्रेन के अंतर्गत पहले तो उम्मीद यह थी कि सारी राज्य सरकारें अपना पैसा दें। सोनिया गांधी जी ने जब पत्र लिख दिया कि कांग्रेस पेमेंट करेगी, तो एक सर्कुलर आया जिसमें कहा कि नहीं 85% रेलवे देगी, 15% राज्य सरकारें देगी। अब 15 और 85 के खेल में ही केवल ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर नूरा कश्ती चल रही है। मैंने आपको उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 28 ट्रेनें मांगी, 1 हफ्ता हो गया, आज जाके 3 ट्रेनों की अनुमति मिली है। आप स्वयं बता रहे हैं कि हरियाणा को 100 ट्रेनें दे दी गई। कुल मिलाकर राजनीतिक आधार पर अगर फैसले होंगे तो वंचित वर्ग और ज्यादा वंचित रह जाएगा। मेरे पास समय सीमित है, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं इतने में ही। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी समाज के सामने अनुत्तरित है कि क्या हिंदुस्तान, 2 हिंदुस्तान के तौर पर भारत और इंडिया का फर्क क्या 70 साल की आजादी के बाद भी बना रहेगा? इस प्रश्न पर आपको भी सोचने की जरूरत है और हमें भी सोचने की जरूरत है। अब समय है आज के शेर का। महान कवि हुए हैं धूमिल, उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मौजूदा विषय को लेकर बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने लिखा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सुदामा पांडे धूमिल ने जो ये लिखा था, यही सवाल आज तक अनुत्तरित है कि वह आदमी कौन है। उम्मीद है इसका सवाल का उत्तर
समय हमें जरूर देगा, लेकिन ये जो वर्ग सड़क पर है इसके समाधान की उम्मीद कोई और करे ना करे पर समाज जरूर करेगा। इस अपेक्षा के साथ आज इतना ही, मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।